चलो तो आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 1। ठीक है, तो सिमिलरिटी हमारा जो यूनिट था यहाँ खत्म होता है। अभी हम लास्ट इस पे प्रॉब्लम सेट 1 के ऊपर। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। तो 4 ऑप्शन आपको दिए, उसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव आपको सिलेक्ट करना। तो देखो फर्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, तो आपको दो ट्राइंगल दिया है, एबीसी और पीक्यूआर दिया हुआ है। इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, इधर की एक साइड को आगे वाली कौन सी साइड, ठीक है, तो इधर की एक साइड तो दूसरे ट्राइंगल की एक साइड, इधर का एक एंगल दूसरे का एक एंगल, ठीक है, इधर की दूसरी साइड इधर की दूसरी साइड, तो साइड टू साइड 1-to-1, इधर की एक साइड के लिए दूसरे ट्राइंगल की एक साइड, पहले ट्राइंगल की दूसरी साइड के लिए दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड, इसको बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, एंगल का और साइड का। तो आपको साइड का दिया हुआ है, तो यहाँ ए बी को करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू आर। हमेशा हम रेशियो लेते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो आपको इस तरह से दिया है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में, तो ए बी को करस्पॉन्डिंग क्यू आर दिया है, बीसी को करस्पॉन्डिंग साइड है पी आर और सी ए की करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू। अब इस तरह से यहाँ देखो, ए बी को कौन सी है, क्यू आर, बीसी को कौन सी है, पी आर, और सी ए मतलब ये इस साइड को कौन सी है, तो पी क्यू साइड करस्पॉन्डिंग। अब इसके ऊपर से आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये सिलेक्ट करना। अब यहाँ दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। जब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। लेकिन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में अब ये चारों सही है, लेकिन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से हमें क्या करना है, सिमिलरिटी दिखा, ठीक है। अब पी क्यू आर इज सिमिलर टू एबीसी, तो पहले हम देखेंगे, देखो पी क्यू, तो पी क्यू को कौन आना चाहिए करस्पॉन्डिंग, यहाँ पी क्यू है, तो पी क्यू को करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, सी है या ए सी, लेकिन यहाँ कौन सा आ रहा है, ए बी, मतलब ये करस्पॉन्डेंस गलत है। तो पहला जो ऑप्शन होगा ये रॉन्ग होगा। साइड को साइड करस्पॉन्ड आना चाहिए, एंगल को एंगल करस्पॉन्ड आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, सी है और पी क्यू हमें दिया हुआ, लेकिन यहाँ पी क्यू को करस्पॉन्डिंग कौन सी आ रही है, ए बी, ठीक है, लेकिन यहाँ पी क्यू को करस्पॉन्डिंग कौन सी है, तो सी ए बोलो या ए सी बोलो, मतलब ये गलत है, ठीक है। फिर सेकंड पे आएंगे, अब पी क्यू को करस्पॉन्डिंग सी ए आ रहा है, पी क्यू को करस्पॉन्डिंग सी ए, तो सी ए को करस्पॉन्डिंग पी क्यू बोलो या पी क्यू को करस्पॉन्डिंग सी ए बोलो, ठीक है। फिर सेकंड है क्यू आर, तो क्यू आर को करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, ए बी, तो देखो क्यू आर को करस्पॉन्डिंग ए बी आ रहा है। और थर्ड है पी आर, तो पी आर को करस्पॉन्डिंग बी सी या सी, तो पी आर को करस्पॉन्डिंग बी सी आर आगे देन या सी बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमें लगा। अब देखो सी बी को करस्पॉन्डिंग पी क्यू नहीं हो सकता, सी ए को करस्पॉन्डिंग है पी क्यू, मतलब ये भी गलत। यहाँ बीसी को करस्पॉन्डिंग पी क्यू दिया है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पी क्यू किसको करस्पॉन्डिंग है, सी ए को, यहाँ क्या दिखा रहा है, बीसी दिखा रहा है, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, आंसर या, ठीक है, ऑप्शन बी, ट्रायंगल PQR is similar to triangle CAB is the correct alternative या अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, इस तरह से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट अल्टरनेटिव। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इफ इन ट्राइंगल DEF एंड PQR, तो DEF ये दो, एक ट्राइंगल दिया दूसरा PQR, तो दो ट्राइंगल आपको दिया है, तो एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q बोल रहा है, तो एंगल D किसको कॉन्ग्रुएंट है, Q को कॉन्ग्रुएंट। एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, दिस R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है, इसका मतलब दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें बोला है देन, अगर इस तरह से कंडीशन है, दो ट्रायंगल आपको दिए DEF और PQR, उसमें एंगल D एंगल Q को कॉन्ग्रुएंट है, एंगल R एंगल E को कॉन्ग्रुएंट है, देन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये चार में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है बोला, गलत है, वो है नहीं बोला। क्वेश्चन की तरफ हमें ध्यान देना, कौन सा एक तो भी स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे करेक्ट है, ठीक है। अब देखो दो सिंपल है, यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या है,
सिमिलर है। कौन से टेस्ट है? ये टेस्ट है। फिर हम रफ में लिख सकते हैं ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल, इसको प्रॉपर करस्पॉन्डेंस हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से। अगर DEF हम लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? QRP, ठीक है, QRP। इसको PQR लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको कौन सा एंगल दिया? एंगल D और एंगल Q इक्वल दिया, और अगर हम D से चालू कर रहे हैं फर्स्ट ट्रायंगल, तो दूसरा इसका करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल कौन सा है? Q, तो Q से चालू करेंगे। E का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? E के इक्वल कौन सा है? R, तो E को R आना चाहिए, तो बचा हुआ F लास्ट में है और इधर P है, ठीक है। तो इस तरह से DEF अगर लिख रहे हैं तो इधर QRP हो जाएगा। अब इसके हिसाब से यहां लिखेंगे हम, देयर यहां एंगल D सिमिलर टू एंगल QRP, वाई AA टेस्ट से हो गए। एंड देयरफॉर जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? DE बाय QR इज इक्वल टू EF बाय RP एंड इज इक्वल टू DF बाय QP। सी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यही हमें यहाँ ढूंढना कौन सा गलत, ठीक है। हमें ये 3 रेशियो इक्वल है, अब यहाँ आपको 2 रेशियो इक्वल में दिए, तो कौन सा गलत है वो ढूंढना। देखो EF बाय PR तो हमें दिख रहा है क्या? EF बाय PR मतलब ये RP होता है, तो ये भी करेक्ट है। फिर DE बाय PQ, तो DE बाय PQ इज इक्वल टू EF बाय RP। DE बाय PQ है क्या? देखो नहीं है, DE बाय QR आना चाहिए, तो गलत कौन सा? यही मिल गया। ये सेम रेशियो आने चाहिए, यहाँ जो आपको दिया, तो पहला रेशियो में मिल गया है EF बाय PR रेशियो बराबर है इज इक्वल टू DF बाय PQ, ये भी रेशियो बराबर है, लेकिन यहाँ DE बाय PQ आ गया, जबकि DU का रेशियो, DU की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? QR, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ फॉल्स हो जाएगा। अब चेक करते हैं, तो DE बाय QR तो बराबर है DE बाय QR इज इक्वल टू DF बाय PQ, तो DF बाय PQ या Q बराबर है, ठीक है। इसमें नहीं होना, ये इधर का इधर अपन RP को PR बोल सकते हैं, क्योंकि साइड वही होती है। इसको RP बोलो या PR बोलो, साइड वही है, चेंज नहीं हो रही। लेकिन हम DE को PQ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? DE मतलब ये साइड होगी और PQ मतलब ये अलग होगी साइड, तो DE को कौन सी करस्पॉन्डिंग है? QR, ठीक है। तो ये भी सही है। EF बाय RP, तो देखो यहाँ EF बाय RP मिल गया हमें, ऑलरेडी है, और DE बाय QR, तो DE बाय QR मतलब EF बाय RP इज इक्वल टू DE बाय, ये भी सही है। तो गलत क्या था? सेकंड DE बाय PQ, क्योंकि DE को करस्पॉन्डिंग साइड QR होना चाहिए, PQ दिया, इसलिए ये गलत है, क्योंकि हमें फॉल्स कौन सा है वो पूछा है। तो लिखेंगे देयरफॉर आंसर में, ठीक है, ये फॉल्स मिला। तो अल्टरनेटिव कौन सा है वो? अल्टरनेटिव B, D बाय PQ इज इक्वल टू EF बाय RP इज फॉल्स। Now third example. So in triangle ABC and triangle DEF, angle B is equal to angle E. तो ABC ट्राइंगल है, DEF ट्राइंगल है, एंगल B is equal to एंगल E दिया हुआ है। एंगल F is equal to एंगल C. एंगल F and एंगल C are equal. And AB is equal to 3 times D. ये जो AB है ये D के क्या है बोलते हैं? 3 times. ठीक है। Then which of the statement regarding the two triangles is true? तो ये जो 4 स्टेटमेंट आपको दिए इसमें से ट्रू कौन सा है? ये 2 ट्राइंगल के लिए, अगर 2 ट्राइंगल में 2 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और ये साइड का आपको दिया रेशियो AB और D का रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स D। तो आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताओ। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एंड DF, तो अब देखो इसमें ABC और DF जो है तो हमें क्लियरली मेंशन किया है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इसका मतलब है 2 ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए ये टेस्ट से। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी की टेस्ट क्या है? हमें जो ऑप्शन दिया है यहाँ कॉन्ग्रुएंट के बारे में दिया है, कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इस तरह से। तो दोनों टेस्ट हमें देखना पड़ेगा, क्या है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होते 2 ट्राइंगल?
उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। एंगल तो इक्वल रहेंगे, सिमिलैरिटी हो चाहे कॉन्ग्रुएंस हो, एंगल इक्वल होनी चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल में भी एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस साइड का। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ये ध्यान में रखना, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। और सिमिलर कब होता है? एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, और साथ में साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये ध्यान में रखना। इक्वल क्या होता है यहाँ? करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ क्लियरली आपको दिया है, तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो पक्का। अब कॉन्ग्रुएंट देखेंगे तो यहाँ में मेंशन किया है कि ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम डी। जो ए बी है डी के 3 टाइम है, इसका मतलब ए बी और डी इक्वल नहीं है, सिंपल। अब ए बी और डी इक्वल नहीं है तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। आगे देखेंगे, यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिर्फ सिमिलर। अब ऐसा स्टेटमेंट हमें याद देखना है, द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। तो नॉट कॉन्ग्रुएंट सही है, लेकिन नॉट सिमिलर दे दिया, मतलब ये वाला भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन गलत। अब सेकंड ऑप्शन देखो, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, करेक्ट। हमारा ट्रायंगल सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? बी। अब दूसरे स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं क्या गलत दिया है। द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। अब यहाँ दी है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है सिमिलर भी है, ये तो नहीं है, क्योंकि सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये इसलिए गलत है। और फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया है कि नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज ट्रू, यानी ऊपर दिए गए कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा बी स्टेटमेंट सही है, सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी। यहां लिख लेंगे आंसर में अल्टरनेटिव बी, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट इज करेक्ट। देखो फोर्थ क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ आर इक्विलैटरल। तो एबीसी और डीएफ आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिए हुए। ट्रायंगल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ इज इक्वल टू 1:2। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिया आपको 1:2। ट्रायंगल एबीसी की एक साइड दी आपको AB 4, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ D, तो आपको D की लेंथ फाइंड करना। ठीक है, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे यहाँ? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का। उसके लिए हमें दोनों ट्रायंगल क्या दिखाना पड़ेगा? सिमिलर। अब देखो यहाँ एबीसी और डीएफ सिमिलर नहीं बोला, इक्विलैटरल है, तो सबसे पहले हमारा काम पे इनको सिमिलर लिखा, तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। अब इक्विलैटरल है इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ। क्या शॉर्ट में करेंगे क्योंकि हमें ऑप्शन ही ढूंढना। ठीक है, तो जब भी, अब हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी दो ट्रायंगल इक्विलैटरल होते हैं तो वो सिमिलर होते ही है। आगे देखो क्यों? क्योंकि कल हमने एक एग्जांपल देखा था, क्योंकि सारे एंगल्स क्या होते हैं? 60 के होते हैं। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है कितना भी छोटा दिखने में हो चाहे बड़ा हो, ये एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 60 का 60 का 60 का होगा, यहाँ भी 60 60 के होंगे, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसलिए दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल जब भी क्वेश्चन आता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल दोनों क्या होते हैं? सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ हो गया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका रेशियो ले लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइड का रेशियो, तो AB बाय ये क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बाय D स्क्वायर। हमारा थ्योरम क्या बोलता है? एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो किसका रेशियो होता है? करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। यहां लिख लेंगे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड देयरफॉर वैल्यू पुट करो।
तो क्या ये रेशियो ऑलरेडी हमारे पास दिया 1:2, तो ये हो जाएगा 1/2। ए बी की वैल्यू दी है 4, तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, हमें डी फाइंड करना है। एंड देयरफॉर अब क्या करते हैं हम, डी फाइंड करना, स्क्वायर हटाना है, तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड में। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा √2, और ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 4 और ये d। तो देयरफॉर ये क्या मिलेगा, d हमें फाइंड करना था, d × 1 d, और ये इधर हो जाएगा। देयरफॉर d इज इक्वल टू 4√2, तो ये आंसर है। तो देखो कौन सा है 4√2, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देयरफॉर ध्यान लिखिए कौन सा अल्टरनेटिव सही है, देयरफॉर अल्टरनेटिव डी 4√2 इज करेक्ट। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, इन फिगर सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल टू सेगमेंट बीसी। तो आपको फिगर में देखो क्या दिख रहा है, एबीसी ट्राइंगल है और एक्स वाई एक लाइन है जो कि बीसी साइड को पैरेलल है। देन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये 4 स्टेटमेंट आपको दी, इसमें से कौन सा ट्रू है। तो अब देखो यहाँ कौन सा हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा थ्योरम यूज होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि ट्रायंगल में एक लाइन दिया एक्स वाई जो कि बीसी को पैरेलल है। तो जब भी इस तरह का कंसेप्ट आता है तो हम बीपीटी लगाते हैं। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है, जब भी कोई लाइन ट्रायंगल की किसी साइड को पैरेलल होती है तो ये साइड बची हुई 2 साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एक्स वाई पैरेलल टू बी सी एंड देयरफॉर कौन सा रेशियो बन जाएगा यहाँ, ए एक्स बाय एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बाय वाई सी। ठीक है, ये रेशियो तैयार होगा। तो थ्योरम किसको क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब यहाँ देखो हमें जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा करेक्ट है। अब इससे मिलता जुलता हमें देखना है, इसके जैसा ही आना चाहिए। अब देखो ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू ए एक्स बाय ए वाई दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे आप, अब यहाँ देखो ए बी इन्वॉल्व हुआ है, अब यहाँ पर ए बी तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं। ए एक्स बाय एक्स बी, तो ए एक्स बाय एक्स बी ठीक है, ए वाई बाय ए सी दिया, लेकिन ए वाई बाय क्या होना चाहिए, वाई सी होना चाहिए। अगर ए एक्स बाय एक्स बी है तो किसके इक्वल होना चाहिए, ए एक्स बाय एक्स बी है तो ए वाई बाय वाई सी होना चाहिए, लेकिन ए वाई बाय ए सी दिया है, तो ये गलत है। तो जो गलत है उसको निकालो, फिर हम देखेंगे करेक्ट कौन सा है। तो ये गलत हो गया बी। अब यहाँ देखो ए एक्स बाय वाई सी दिया है, तो ए एक्स बाय वाई सी ये नहीं हो सकता, ए एक्स बाय एक्स बी होगा। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, तो सी भी गलत है। डी में देखो ए बी बाय वाई सी दिया है, अब ए बी इधर की साइड है और वाई सी है, तो ये भी नहीं हो सकता। रेशियो एक तो इधर की साइड का होगा या इधर की साइड का, अब इधर की साइड के साथ इधर का नहीं होगा, तो ए बी बाय वाई सी आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब ये तीनों रेशियो गलत है। फिर ए है तो ये डायरेक्ट तो नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा रेशियो तो इस तरह से बन रहा है, ए एक्स बाय एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बाय वाई सी। लेकिन यहां हम अगर ध्यान देखेंगे तो देखो अब ये देखो, जब भी इस तरह का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाते ए एक्स बाय एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बाय वाई सी, ये हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन इसको और हम दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे, ए एक्स बाय जो हमें यहां दिख रहा है, देखो ये वाला ए बी बाय ए सी, तो ए बी बाय ए सी देखो क्या है, ए बी बाय ए सी। अब जो रेशियो हमारे पास दिया ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू ए एक्स बाय ए वाई, इस तरह से हमें रेशियो दिया हुआ। अब इसको देखो, जब रेशियो इस तरह से दिए होते, जब 2 रेशियो इक्वल होते तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट इक्वल रेशियो प्रॉपर्टीज हमने देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, ए बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू ए सी बाय ए वाई लिख सकते हैं सर। ये एक्स इधर आ जाएगा तो ए सी इधर हो जाएगा, अल्टरनेटिव। सो ए बी बाय एक्स यानी क्या होगा, देखो ए बी बाय एक्स इज इक्वल टू ए सी बाय ए वाई, तो ये सही है।
दो तरीके से रेशो बनता है, उसको भी हम तो एक तो ax बाय एक्स बी इज इक्वल टू ay बाय वाई बी, इस तरह से हो सकता है, या फिर अगर फुल लेंथ लेंगे हम ab बाय ax, ठीक है, इज इक्वल टू ac बाय ay, उसी साइड के ऊपर लेंगे, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा ये, तो ab बाय ax और ac बाय ay, यहां देखो तो हमारे पास दिया क्या है, ठीक है, तो इसी को हम, तो हमारा रेशियो ये बन रहा है ab बाय ax इज इक्वल टू ac बाय ay, सिर्फ इसको क्या कर दिया उन्होंने, इधर का इधर और इधर का इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो अल्टरनेटिव ये क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसा लिखो या अल्टरनेटिव करके ऐसा लिखो सेम हो जाएगा। इसका मतलब ab बाय ac, इसका मतलब ab बाय ac इज इक्वल टू ax बाय ay, ये दोनों भी सेम हो जाएगा, ये दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे अल्टरनेटिव की वजह से, ठीक है, ab बाय ac इज इक्वल टू ax बाय ay करो, या ab बाय x इज इक्वल टू ac बाय ay, ठीक है, अल्टरनेटिव से दोनों, तो ये ऑप्शन हमारा, क्योंकि बाकी इसमें सारे रेशियो गलत आते डायरेक्ट है, तो इसमें सिर्फ इधर का इधर और इधर का इधर शिफ्ट करो तो हमारा रेशियो बराबर मैच होगा, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आएगा। सॉल्यूशन में या आंसर में हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिव ए, that is AB by AC is equal to AX by इसका, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC, तो ABC एक ट्राइंगल हमें दिया है, तो B डैश C, तो D एक पॉइंट है BC के ऊपर बीच में, ठीक है, तो B डैश D डैश C इस तरह से, एंड BD इज इक्वल टू 7, तो BD जो दिया आपको है 7 दे दिया है, BC इज इक्वल टू 20 दिया, BC मतलब पूरा लेंथ, ठीक है, ये 20, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोस, तो आपको बाकी के रेशियो फाइंड करना है। तो नंबर 1 हमें फाइंड करना, अब देखो यहाँ नंबर 1 कौन सा दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब यहाँ सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट नहीं है, यहाँ फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़े थे, कौन सा टॉपिक, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, सिंपल, ठीक है, तो यहाँ ट्राइंगल ABD देखो कौन सा है, ABD, ठीक है, तो ABD, तो इसमें क्या कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम, बेस इंटू हाइट, तो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2 व्हाट, तो इसका एरिया डिवाइडेड बाय इसका एरिया, जो भी हमें साइड वगैरह दिया उसके हिसाब से हम कंसीडर करेंगे। सो नंबर 1 देंगे, अब ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल क्या दिख रहा है, देखो ABD मतलब कौन सा, ABD ये ट्राइंगल, और दूसरा उसके साथ लेना ADC मतलब ये ट्राइंगल, तो ये और ये दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो में फाइंड करना। अब दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, क्या कॉमन है देखो, तो हमेशा ध्यान में रखना जब भी दो ट्राइंगल इस तरह से रेशियो लेना होता है हमें एरिया का रेशियो, तो उनका बेस देखना। अब ये ABD का बेस हम अगर BD लेते हैं और ADC का DC लेते हैं, तो दोनों के बेस क्या है, एक ही लाइन के ऊपर है, तो जब बेस एक ही लाइन के ऊपर होता है और अपोजिट वर्टेक्स भी कॉमन है उनका, इसका भी अपोजिट वर्टेक्स A है, इसका भी अपोजिट वर्टेक्स क्या है, A है, तो जब भी बेस एक ही लाइन के ऊपर होता है, कोलिनियर बेस होता है दो ट्राइंगल का, अपोजिट वर्टेक्स जिनका कॉमन होता है, तो उनकी हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। आगे ध्यान में, तो यहाँ हम इसका आंसर लिखते हैं, अब हाइट इक्वल हो जाएगी तो रेशियो क्या हो जाएगा, B1 बाय B2, तो बेस बाय बेस, ठीक है, दोनों के बेस। अब इसलिए हम पहले लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC have collinear base and common vertex, और वर्टेक्स क्या उनका कॉमन है,
So therefore triangle ABD and triangle ADC have equal heights. तो लिखना जरूरी है, हाइट्स इक्वल क्यों है? रीजन ये है ट्रायंगल एबीडी एंड एडीसी है कोलिनियर बेसेस, तो उनके बेस क्या है? कोलिनियर और एंड कॉमन वर्टेक्स, और वर्टेक्स कॉमन है, इसलिए दोनों की हाइट क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। एंड देयरफॉर अगर दोनों की हाइट इक्वल है तो हम क्या लिखते हैं? दोनों का एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन AD। ठीक है, या सॉरी बेस अपॉन बेस, तो बेस इसका क्या लिया हमने? BD, ABD का बेस क्या है? BD, और ADC का बेस क्या है? DC। तो हमें यहाँ DC पहले फाइंड कर लेना पड़ेगा, तो हम ये लिख लेंगे, तो बेस क्या होगा इसका? BD अपॉन DC। तो क्या लिखेंगे यहाँ? ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। अब हमें देखो क्या दिया है? BD तो हमें पता है लेकिन DC नहीं मालूम, तो DC कैसे निकालेंगे? तो here BC is equal to 20 and BD is equal to 7, so therefore BC is equal to क्या हो जाएगा? BC minus BD is equal to 20 minus 7 is equal to 13, तो 13 हो गया। ठीक है, BC अब वैल्यूज पुट करेंगे हम, so therefore area of triangle ABD divided by area of triangle ADC is equal to 7। तो BD कितना है? 7 बाय 30, तो ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है, 7 बाय 30 अभी डिवाइड नहीं होता, आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो एरिया इज इक्वल टू 7 बाय 30। अभी सेकंड इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सेकंड रेशियो क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, फिर से एबीडी, इसके साथ में किसका दिया? एबीसी, एबीसी बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या है? एबीसी तो बीसी बेस है, और एबीडी में बीडी बेस है, फिर से दोनों के बेस क्या है? कोलिनियर है और कॉमन वर्टेक्स है, तो फिर से क्या हो जाएगा? यही लाइन हमें लिखेंगे, सिर्फ एंगल यहाँ ट्रायंगल चेंज होंगे, हाइट सेम हो जाएगा। तो फिर से ट्रायंगल ABD and triangle ABC have collinear bases and common vertex. Therefore, triangle ABD and triangle ABC have equal heights, and therefore area of triangle ABD divided by area of triangle ABC is equal to क्या हो जाएगा? बेस अपॉन बेस, तो बेस पहले का बेस क्या है? BD, तो दिस इज इक्वल BD बाय BC। फिर से लिखेंगे हम ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। triangles having equal heights is equal to, so therefore area of triangle ABD divided by area of triangle ABC is equal to 7 by 20। तो ये हो गया सेकंड का, सिर्फ रेशियो में फाइंड करना। आगे जाने तो लिख लो यहाँ तक। यहाँ आप इसे 1 नंबर कर दो, क्योंकि डीसी का काम हमें ये थर्ड रेशियो फाइंड करने में भी आएगा। ठीक है, तो डीसी हमने ऑलरेडी फाइंड किया 13, तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। हम ये रेशियो फाइंड करते हुए यूज करेंगे, फ्रॉम 1 करेंगे। ठीक है, डीसी की वैल्यू जो मिलेगा। अब इसी तरह से हम थर्ड रेशियो फाइंड करेंगे, तो यहाँ भी देखो सेम है,
कौन सा ट्रायंगल लिया है? एडीसी। तो एडीसी ये ट्रायंगल किसके साथ रेशियो लेना है? एबीसी। फिर से एबीसी, तो फिर से इनका बेस कोलिनियर है, कॉमन वर्टेक्स है, तो फिर से दोनों की हाइट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जब दोनों की हाइट सेम होती है तो रेशियो क्या होता है? बेस का रेशियो बन जाता है। ठीक है, तो फिर से वही लिखेंगे, ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी हैव collinear bases and common vertex, and therefore triangle ADC and triangle ABC have equal heights, and therefore अब इक्वल हाइट है, इसलिए इसका मतलब क्या होगा? एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू बेस का रेशियो बन जाएगा। तो एडीसी का बेस क्या है? डीसी, ये हो जाएगा डीसी अपॉन एबीसी का बेस क्या है? बीसी। फिर से क्या लिखेंगे हम? ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस, इक्वल हाइट्स। and therefore values put करो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू डीसी कितना है? 13 डिवाइडेड बाय 20। ये हो गया आंसर। फ्रॉम 1 ले लेंगे, डीसी हमने कहां से फाइंड किया है? फ्रॉम 1। तो डीसी तो ऑलरेडी दिया हुआ गिवन, और डीसी कितना आया था? 13 हमने फाइंड किया। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन थर्ड देखेंगे हम, प्रॉब्लम सेट 1 का सिमिलैरिटी। तो क्या है क्वेश्चन? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट इज 2:3। क्या दिया हमें? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो दिया, लेकिन दोनों ट्रायंगल कैसे? इक्वल हाइट के, विथ इक्वल हाइट। समझ आ गया? दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है और उनके एरिया का रेशियो क्या है? 2:3। इफ बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, अगर स्मॉलर ट्रायंगल का बेस 6 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल? तो बिगर ट्रायंगल का बेस क्या होगा? तो सिंपल सा है, कौन से कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है ये? एग्जांपल किसके ऊपर है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? b1 इंटू h1 डिवाइडेड बाय b2 इंटू h2। ठीक है, अब यहाँ हाइट दोनों की सेम है, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन बेस, यानी फर्स्ट ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड बाय सेकंड ट्रायंगल का बेस। आगे ध्यान में, अब एक का बेस आपको दिया है तो सेकंड का बेस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया का रेशियो भी दिया है। तो हम कंसीडर कर लेंगे, लेट A1 and A2 be the area of triangle। अब A1 किसे मान लेंगे हम? स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया, और A2 किसे मान लेंगे? बिगर ट्रायंगल, क्योंकि एक स्मॉलर है और बिगर है। तो लेट A1 and A2 be the areas of smaller and bigger triangles respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया? ये जो A1 है ये स्मॉलर का होगा और A2 क्या होगा? बिगर, क्योंकि एक लाइन में हम लिख रहे हैं। या तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, लेट A1 बी द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल एंड A2 इज द एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर एक साथ लिखेंगे तो वर्ड क्या लगा देंगे? रिस्पेक्टिवली। लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ स्मॉलर एंड बिगर ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब दोनों का क्या दिया है? बोथ द ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट। ठीक है, आ गया। और हम B1 B2 भी ले लेंगे बेस। ठीक है, B1 एंड B2। तो B1 किसका बेस हो जाएगा? स्मॉलर ट्रायंगल का, और B2 किसका बेस हो जाएगा? बिगर ट्रायंगल। B1 एंड B2 be the
base of bases of smaller and bigger triangle. smaller and Bigger triangle. bigger triangles respectively. अब क्या दिया हमें? Both the triangles have equal height. दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, therefore we can write area of smaller triangle यानी A1 divided by A2 is equal to क्या हो जाएगा? बेस अपॉन बेस यानी B1 by B2. तो B1 तो A1 हमने स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया लिया, इधर B1 स्मॉलर ट्रायंगल का बेस लेंगे, A2 बिगर ट्रायंगल का एरिया है तो B2 उसका बेस लेंगे. तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल्स हैविंग Equal height. नाइस. अभी वैल्यूज पुट करो. सो देयरफॉर A1 by A2 क्या हो जाएगा? 2:3. 2 by तो 2/3. हमेशा ध्यान में रखना रेशियो किस तरह से दिया है. तो A1 by A2 है तो A1 हमने स्मॉलर लिया तो ऊपर में स्मॉलर वैल्यू रहेगी ऊपर और नीचे A2 बिगर है तो बिगर वैल्यू. अगर 2:3 होता या 3:2 होता तो हम क्या करते हैं? फिर भी 2 को ठीक है तो उस तरह से लेते हैं. यहाँ ऑलरेडी दिया है स्मॉलर को ऊपर तो A1 by A2 यानी 2:3 हो गया. अभी B1 हमारे पास है स्मॉलर ट्रायंगल का दिया तो बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल तो स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया तो स्मॉलर ट्रायंगल का बेस तो क्या हो जाएगा 6 by B2. ठीक है तो ये B1 लिख लेंगे दिया हुआ है हमारे पास. एंड देयरफॉर B2 क्या हो जाएगा? तो B2 into 2 is equal to 3 into 6 and therefore B2 is equal to 3 into 6 by 2 होगा. B2 हमें फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इधर डिवाइड में चला जाएगा. तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 and 3 into 3 9. तो B2 क्या हो गया? 9. 9. ठीक है सेंटीमीटर में दिया आपको ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर. तो फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर The corresponding the base corresponding base of the bigger triangle corresponding base of bigger triangle bigger triangle is 9 सेंटीमीटर. तो इस तरह से आंसर कंप्लीट हो जाएगा. देखो फोर्थ एग्जांपल इन फिगर एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी आपको दिया इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो आपको इस तरह से फिगर दिया. यहाँ एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है एबीसी एक ट्रायंगल दिख रहा है दूसरा डीसीबी एक ट्रायंगल दिख रहा है और हमें दिया है कि एबीसी ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है और डीसीबी ये भी 90 डिग्री का है और दोनों इक्वल है. ठीक है 90 डिग्री के. अब दोनों 90 डिग्री के है तो क्या होगी एबीसी ये ट्रायंगल की हाइट हो गई ये भी क्योंकि ये अगर हम बेस मानेंगे तो ये क्या हो गई हाइट और उसी तरह से डीसीबी ट्रायंगल का बीसी बेस मानेंगे तो ये हो गई हाइट. तो दोनों की हाइट हमें दिया हुआ है ए बी 6 और डी सी 8 ये हाइट है और ये हाइट दिया हुआ है और दोनों भी ट्रायंगल का बेस क्या है बीसी ये कॉमन बेस है. तो जब भी दो ट्रायंगल के बेस का कॉमन होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या हो जाता है हाइट के रेशियो के बाद हो गया. तो हमें सिंपली हाइट का रेशियो लेना है. तो सॉल्यूशन तो पहले ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे. तो ट्रायंगल ए बी सी एंड triangle DCB. ट्रायंगल डी सी बी हैव कॉमन बेस बी सी. ठीक है तो दोनों भी ट्रायंगल का बेस क्या है कॉमन है बी सी बी. ठीक है यहां लिख लेंगे ए बी इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी सी इज द हाइट ऑफ Triangle DCB. triangle DCB and therefore
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन बेस है तो AB by तो हाइट क्या है AB बाय DC. DC बाय क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग Equal base. कॉमन बेस या इक्वल बेस। तो कॉमन बेस है यानी इक्वल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, हाइट के रेशियो के बराबर। एंड देयरफॉर हाइट का रेशियो लेंगे हम, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय Area of triangle DC. यहाँ पहले सॉल्व कर लेंगे और बाद में लिख लेंगे। तो डायरेक्ट क्या, AB कितना है हमारे पास 6, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय DC कितना है क्या लिख लेंगे गिवन एंड इज इक्वल टू 6 बाय 8 मतलब दोनों भी 2 से डिवाइड होता है तो 3 बाय 4 एंड यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB. DCB इज इक्वल टू 3 बाय 4। अभी देखो फिफ्थ एग्जांपल, इन फिगर PM इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपको फिगर दिया इस तरह से, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, देखो PQS एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका एरिया आपको दिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS ये दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है नीचे, ऊपर में PQS है और नीचे में QRS है, दोनों ट्रायंगल का आपको एरिया दिया हुआ है। एंड देन फाइंड NR, और आपको NR फाइंड करना, PM दिया है NR फाइंड करना, सिंपल है। ये PQS की ये PM क्या हो गई, हाइट, QS को बेस मानेंगे तो PM क्या हो गई, हाइट हो गई। उसी तरह से QRS के लिए QS बेस है तो NR क्या हो गई, हाइट हो गई। अब दोनों ट्रायंगल में देखो क्या कॉमन है, PQS में QS बेस है और QRS में भी QS को हम बेस मान लेंगे तो बेस क्या हो गया, कॉमन। तो जब बेस कॉमन होता है तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, हाइट के रेशियो के बराबर। वही हमें यहाँ यूज करना है। क्या लिख लेंगे हम, ट्रायंगल, या हमें जो क्वांटिटीज दिया है पहले इसको मेंशन कर लेंगे। तो क्या दिया हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू 110 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और PM दिया, PM इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखेंगे हम ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल QRS have common base क्या है बेस, QS है कॉमन बेस है, ठीक है। और लिख लेंगे हाइट कौन सी है, PM is the height of triangle PQS. तो PQS की हाइट PM है एंड NR is the height of triangle QRS and therefore दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन बेस है तो therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट। तो इसकी हाइट क्या होगी, PM डिवाइडेड बाय इसकी हाइट क्या होगी, NR बाय so triangles having equal bases. common base या इक्वल बेस, ठीक है। तो ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस एंड देयरफॉर वैल्यूज पुट करो अभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS कितना है 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल PM 10 है डिवाइडेड बाय NR, ठीक है। तो हमें NR फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा NR इंटू 100 इज इक्वल टू 110 इंटू 10 एंड देयरफॉर NR इज इक्वल टू 100 डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा 110 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 11 इंटू 1 सेंटीमीटर,
So therefore, NR is equal to 11 सेंटीमीटर. हो गया. तो सिंपल सा एग्जांपल है.